हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की वीडियो श्रृंखला चालू की है, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पूरा प्राचीन इतिहास मतलब पूरा इतिहास आपको कंप्लीट करा के दूंगा, वो भी निःशुल्क एकदम फ्री। और आपको धीरे धीरे करके छत्तीसगढ़ पूरा कंप्लीट पढ़ा के दिया जाएगा। इस बात का बेफिक्र रहिए और ये मानिए कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ मस्त कंटेंट है, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम से बाहर कुछ भी नहीं गया है। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो आप लोग क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके वीडियो देखिएगा। आप लोग देखिएगा हर एक क्वेश्चन फंसेगा इस वीडियो से। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग वो दोनों वीडियो को देखेंगे तो ये थर्ड वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर भी किसी को समझने में प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को 1 से 2 बार देखें। और आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुंचाएं कि जिन लोग ट्यूशन नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि यह एक पहल के थ्रू एक वीडियो श्रृंखला स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें जिसमें आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और आपका इस वीडियो का जो PDF रहेगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में प्राचीन इतिहास ख़त्म होने के बाद प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास शुरू किया है, तो हम लोगों ने मौर्य काल तक पढ़ चुका था। मौर्य काल तक पढ़ चुका था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आता है। तो मौर्योत्तर काल में शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश आते हैं। लेकिन अपने को शुंग वंश और कान्ह वंश के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती, तो ये 2 वंश को अपन नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सातवाहन काल से। ठीक है, सातवाहन काल से। और अपन सातवाहन काल से आज पूरा वाकाटक वंश तक एकदम अच्छे से डीपली एनालिसिस करेंगे कि सातवाहन के बाद कौन सा वंश आया, फिर कौन सा वंश आया, फिर कौन से वंश आया। और आप लोग ये भी याद रखिएगा ये एक पर्टिकुलर एक लाइन बाय लाइन सीक्वेंस सीरियल में चल रहा है। आपको इसी क्रम में राजवंश के नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रम से जमाइए। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सातवाहन वंश। तो जैसा कि आप लोग को हेडिंग में दिख रहा है सातवाहन काल। तो जो सातवाहन काल की जो राजधानी थी ये कहाँ थी? प्रतिष्ठान। सातवाहन की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। और इस समय जब सातवाहन की राजधानी जब प्रतिष्ठान थी, तो इस समय उड़ीसा में एक शासक था जिसका नाम था खारवेल था, और वह इस वंश का समकालीन था। समकालीन का मतलब क्या होता है कि एक राज्य पे कोई एक प्लेस पे कोई एक राजा राज्य कर रहा है, तो दूसरे प्लेस पे कोई एक राजा राज्य कर रहा है। जैसे मान लो आप लोग 2 भाई हो, तो आप भिलाई में आप छत्तीसगढ़ में राज्य कर रहे हो, तो कहीं आपका भाई बिहार में राज्य कर रहा होगा, तो आप दोनों भाई एक दूसरे के समकालीन हुए। ठीक है, समकालीन का मतलब समझ में आए, जैसे 2 लोग हैं तो दोनों लोग अलग अलग जगह पे राज्य करते, इसी को अपन समकालीन बोलते हैं, समकालीन। ठीक है, और देखते हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस वंश की क्या क्या मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो छत्तीसगढ़ के वंश में राजा शिव अपीलक मतलब इस वंश के जो राजा थे उनका नाम था शिव अपीलक की मुद्राएं प्राप्त हुई है। अब अपन अपीलक को कैसे कोरिलेट करेंगे? जैसे सातवाहन, वाहन से अपन क्या बोलते हैं? वाहन के लिए क्या करते हैं? अपन अपील करते हैं। जैसे मान लो मेरे को बुकिंग कराने के पहले अपन अपील करेंगे डॉक्यूमेंट का, तो अपन एक कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं कि जो राजा अपीलक क्या था? राजा अपीलक। ठीक है, राजा अपीलक। और इसकी मुद्राएं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? इसकी मुद्रा जो अपने को प्राप्त हुई है बालपुर बोले तो कहाँ था? बालपुर जांजगीर चांपा। और यहाँ से अपने को क्या मिले? सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं? सिक्के मिले। जो तांबे के जो सिक्के प्राप्त हुए उसके जो फ्रंट मतलब जो उसका जो हेड रहता है उसमें क्या चीज़ का चिन्ह बना है? हाथी का चित्र बना हुआ है। अग्र भाग में किसका चित्र बना है? हाथी का। और जो पश्च भाग में किसका चित्र बना है? स्त्री एवं नाग का चित्र बना हुआ है। स्त्री एवं नाग का चिन्ह बना हुआ है। तो मतलब अपन इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, जो हेड है, सपोज मान लो अगर अपने पास जो सिक्का रहता है उसमें जो हेड है, उसमें हेड में क्या है? हाथी है, और टेल में क्या है? स्त्री एवं नाग का चिन्ह अंकित किया गया है। ठीक है, क्लियर है? स्त्री और नाग का चिन्ह अंकित किया गया है। फिर इसके बाद अपने को कौन से जगह पे साक्ष्य मिलते हैं? मल्हार में मिलते हैं। मल्हार कहाँ पड़ता है? आज का बिलासपुर। तो इसमें किसके मुद्राएं प्राप्त हुए? तो इसमें भी राजा अपीलक के मुद्राएं प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
और इस काल में रोम की स्वर्ण मुद्राएं भी मिलती है। क्या मिलती है? रोम की स्वर्ण मुद्राएं मिलती है। और कहाँ से मिलती है? चाकरबेड़ा बिलासपुर से प्राप्त होती है। जो चकरबेड़ा जो बिलासपुर में एक जगह है, वहाँ से अपने को रोम के स्वर्णकालीन मुद्राएं प्राप्त होती है। और ये किससे संबंधित है? ये व्यापार से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यापार से संबंधित है। ठीक है, क्लियर, नो डाउट। एक बार और देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपने को सातवाहन काल की राजधानी पता होना चाहिए कि राजधानी कहाँ थी। प्रतिष्ठान कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और समकालीन शासक तो उनका खारवेल था। और कहाँ से मुद्रा मिली? बालपुर। बालपुर को कैसे अपन कोरिलेट करें? एक बालक है जो बहुत बदमाशी करता है, अपन उसको जंजीर से बांध के रखें तो अपन बोल देंगे बालपुर जांजगीर चांपा में पड़ता है। ठीक है, बालक को किसके बांधे? जंजीर से बांधे, तो जंजीर कहाँ है? तो जांजगीर चांपा। ठीक है, और मल्हार। ओके। और इस काल की जो रोम की जो स्वर्णकालीन मुद्रा है वो कहाँ से प्राप्त हुई? चक्करबेड़ा बिलासपुर। चक्करबेड़ा बिलासपुर, चक्करबेड़ा बिलासपुर। मस्त दोस्तों, साथ साथ में पढ़ते जाइए, याद करते जाइए, 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, यकीन माना आपका पूरा याद हो जाएगा। और इससे ज़्यादा एग्जाम में आज तक अभी कुछ पूछा ही नहीं गया है। ठीक है, CGPSC प्री का उठा लो, व्यापम का उठा लो, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा इस वीडियो से। और इसको शेयर करिए उन लोगों तक पहुँचाए जिनको इनकी ज़रूरत है। ठीक है, आगे देखते हैं। शक्ति, शक्ति, शक्ति मतलब कहाँ? शक्ति एक जगह का नाम है जहाँ कहाँ पड़ता है? जांजगीर चांपा में पड़ता है। शक्ति के निकट गुंजी, गुंजी से प्राप्त शिलालेख में कुमार वर्धत नामक राजा का उल्लेख मिलता है। कुमार वर्धत नामक राजा का उल्लेख मिलता है। तो इसको याद रखिए, जो वर्धत नामक राजा का उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो शक्ति के गुंजी से निकट शिलालेख से प्राप्त हुआ है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। और जो राजकुमार वर्धत ने अपनी आयु बढ़ाने के लिए 1000 गाय दान में दिए थे। कितने गाय दान में दिए थे? 1000 गाय दान में दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा, याद करिए, क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर इसके बाद क्या प्राप्त हुए? काष्ठ स्तंभ। काष्ठ स्तंभ मतलब क्या होता है पता है क्या? काष्ठ मतलब एक लकड़ी का एक स्तंभ, उसी को अपन काष्ठ स्तंभ मिलते हैं। काष्ठ स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुए? जांजगीर के किरारी ग्राम से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? जांजगीर के किरारी ग्राम से प्राप्त हुए। क्या मिले? काष्ठ स्तंभ मिले, जो अभी प्रेजेंट में कहाँ रखा गया है? घासीदास संग्रहालय रायपुर में है। कहाँ है? घासीदास संग्रहालय रायपुर में है। और इस काष्ठ स्तंभ में क्या क्या चीज़ की जानकारी मिलती है? इसमें अपने को कर्मचारियों, अधिकारियों तथा विभागों के नाम का उल्लेखित किया गया है। जिसमें क्या क्या है? नगर राक्षिणी, प्रतिहार, रथिक आदि। ठीक है, इसमें किसका? विभागों, कर्मचारियों और अधिकारियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं। एक लेखयुक्त प्रतिमा प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई है? लेखयुक्त प्रतिमा प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? लेखयुक्त प्रतिमा प्राप्त हुई है। लेखयुक्त प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? बूढ़ी खार ताला गांव से लेखयुक्त प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो मैंने वही फैक्ट लिखा है, बूढ़ी खार जो बिलासपुर के ताला गांव से प्राप्त विष्णु देवता की लेखयुक्त प्रतिमा किस काल की है? तो सातवाहन काल की है। जिसकी लिपि क्या थी? जिसकी लिपि ब्राह्मणी है। जिसकी लिपि ब्राह्मणी है। ठीक है, और प्रसिद्ध और मिस्र के प्रसिद्ध विद्वान, क्या नाम है उसका? टॉलमी। मिस्र के जो प्रसिद्ध विद्वान थे टॉलमी, उन्होंने इस काल में ही छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। मिस्र के प्रसिद्ध विद्वान टॉलमी ने इस काल में ही छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। और जो सातवाहन काल के जो राजा थे वो अपने आप को दक्षिणा पथ का स्वामी कहते थे। जो सातवाहन काल के शासक थे वो अपने आप को दक्षिणा पथ का स्वामी कहते थे। तथा हेन सांग, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हेन सांग है वो एक चीनी यात्री था और उसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। जो हेन सांग की जो यात्रा वृतांत थे सी यू की हेन सांग की जो यात्रा वृतांत है उसका नाम क्या है? CUकी के अनुसार सातवाहन काल में ही बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन आए थे। कौन आया था? बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन आए थे। कौन आया था? बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन आए थे, जिनके लिए सातवाहक शासक, जो सातवाहक के जो शासक थे, जो राजा थे, जो सातवाहन के जो शासक या जो राजा थे, उन्होंने 5 मंजिला संघाराम का निर्माण करवाया था। ठीक है, कहाँ निर्माण करवाया था? 5 मंजिला संघाराम विहार बनवाया था। और किस जगह में बनवाया था? तो सिरपुर में बनवाया था। तो मैंने उसी चीज़ को लिखा, हेन सांग की यात्रा वृतांत CUकी के अनुसार सातवाहन काल में बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन आए थे, जिनके लिए सातवाहक राजा ने एक सुरंग खुदवाकर 5 मंजिला संघाराम बनवाया था। ठीक है, संघाराम बनवाया था। ओके, फिर इसमें
इस काल में कुछ मिट्टी की मुहर भी प्राप्त हुई है, मिट्टी के मुहर भी प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? मल्हार से प्राप्त हुई है। मिट्टी के जो मुहर प्राप्त हुए कहाँ से प्राप्त हुए? मल्हार के से प्राप्त हुए हैं। इसमें वेदश्री लेख अंकित है। क्या अंकित है? वेदश्री लेख अंकित है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में बात करिएगा, या टेलीग्राम में डायरेक्ट मैसेज करके अपना डाउट दूर कर सकते हैं। ठीक है। अब सातवाहन काल के पास छत्तीसगढ़ में 2 वंश और आए, छोटे छोटे वंश थे, कुषाण वंश और मेघ वंश, जिनके संदर्भ में ज़्यादा 2-2 3-3 बस फैक्ट है, आप लोग उसको देख लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले कुषाण वंश है। कुषाण काल, जो कुषाण काल है, कुषाण काल, कुषाण वंशी शासक विक्रमादित्य व कनिष्क के सिक्के छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए। तो कुषाण वंश में किसके किसके सिक्के छत्तीसगढ़ के से प्राप्त हुए हैं? तो पहला विक्रमादित्य के प्राप्त हुए हैं, दूसरा कनिष्क के प्राप्त हुए। ठीक है। और कहाँ कहाँ पे प्राप्त हुए? तो एक तो जो रायगढ़ के जो खरसिया तहसील तेलीकोट से प्राप्त हुआ है, और दूसरा जो प्राप्त हुआ है बीएसपी मतलब बिलासपुर से प्राप्त हुआ। तो मैंने उसी चीज़ को लिखा है, जो सिक्के हैं जो रायगढ़ जिले के खरसिया तहसील के एक गांव के तेलीकोट से प्राप्त हुए हैं, और दूसरा जो है बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। बिलासपुर से कुषाण राजाओं के भी सिक्के मिले हैं। तो हमको इन दोनों साक्ष्य से अपन एनालिसिस कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुषाण काल जो जो कुषाण वंश थे उन्होंने अल्पकालीन कुछ समय के लिए मतलब शासन किया था। ठीक है। बस यही 2-3 फैक्ट याद रखना। कुषाण काल में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा गया, ना कभी पूछा जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद आता है मेघवंश। जो मेघवंश है, छत्तीसगढ़ में मेघवंश में किसकी किसकी जानकारी मिलती है? तो इसमें शिव मेघ और यज्ञ मेघ की जानकारी मिलती है। छत्तीसगढ़ में मेघवंशी शासक शिव मेघ व यज्ञ मेघ की जानकारी प्राप्त होती है। तथा इस वंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? इस वंश के सिक्के जो प्राप्त हुए मल्हार से प्राप्त हुए। तो मैंने आपको बता दिया, जो मल्हार कहाँ पड़ता है? बिलासपुर में पड़ता है। मैंने इसका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दोनों को मेंशन किया, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो अपन सिर्फ मेघवंश में सिर्फ दो ही फैक्ट याद रखेंगे, जानकारी याद रखेंगे, और सिक्के कहाँ से मिले हैं बस ये याद रखेंगे, खत्म। इतना ही पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। फिर इसके बाद सातवाहन के पास कौन से वंश का उदय होता है? वाकाटक वंश का उदय होता है। किसका होता है? वाकाटक वंश का उदय होता है। ठीक है। हम लोग इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, क्या है इसका, बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो वाकाटक वंश है, जो वाकाटक वंश के जो सिक्के प्राप्त हुए कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दुर्ग के बानाबरद में प्राप्त हुआ। ठीक है। और ये भी बता देता हूँ, जो इन दोनों से वाकाटक वंश तथा गुप्त वंश दोनों के सिक्के प्राप्त हुए। तो कन्फ्यूज़न नहीं होएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे इसको मेंशन नहीं किया, सीधे गुप्त में बता दिया है। तो कन्फ्यूज़ मत हो गए। ये मतलब जो दुर्ग का जो बानाबरद है, यहाँ से वाकाटक वंश के भी सिक्के प्राप्त होते हैं, और गुप्त वंश के भी सिक्के प्राप्त होते हैं। तो ठीक है। तो आप देखते हैं आगे क्या लिखा है। सातवाहन के पश्चात कौन से वंश का उदय हुआ? सातवाहन के पश्चात वाकाटक वंश का उदय होता है। सातवाहन के पश्चात किसका वंश का उदय होता है? वाकाटक वंश का उदय होता था। इसकी राजधानी क्या थी? इनकी जो राजधानी थी नंदीवर्धन थी। नंदीवर्धन कहाँ पड़ता है? नागपुर में पड़ता है। नंदीवर्धन कहाँ पड़ता है? नागपुर में पड़ता है। नंदीवर्धन कहाँ पड़ता है? नंदीवर्धन कहाँ पड़ता है? नागपुर में मिलता है। ठीक है। और मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो इनकी जो एक और राजधानी थी, इनकी एक और राजधानी क्या थी? पूरिका, जो बरार में पड़ती, इनकी एक आरंभिक राजधानी थी। ठीक है। जो पूरिका थी उनकी एक आरंभिक राजधानी जो बरार में पड़ती। ठीक है। और इसके जो मतलब जो प्रथम शासक कौन थे? विंध्य शक्ति थे। और लास्ट शासक कौन थे? हरिसेन थे। ये छोटे छोटे फैक्ट याद रखिएगा। अब इसको आगे देखते हैं, जो समकालीन वंश। तो जो वाकाटक वंश थे, इसके समकाल में 2 वंश और थे। तो वो कौन से थे? नल वंश और गुप्त वंश। ठीक है। गुप्त वंश में कौन थे? समुद्रगुप्त थे। नल वंश और गुप्त वंश में कौन थे? समुद्रगुप्त थे। और नल वंश में क्या थे? व्याघ्राज थे। ठीक है। व्याघ्राज थे। अब इसको मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहीं से आपका फैक्ट क्रिएट होगा। ठीक है। तो आगे अपन इसको देखते हैं। समकालीन, जैसे कि मैंने आप लोग को समकालीन का मतलब बताया कि समकालीन मतलब जब 2 लोग अलग अलग जगह पे मतलब एक साथ शासन करते उसको समकालीन बोलते हैं। जो उत्तर भारत था उसमें समुद्रगुप्त शासक कर रहे थे, तथा उनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र पटना थी। क्या थी? पाटलिपुत्र पटना थी। ठीक है। तो समुद्रगुप्त जब अपने दक्षिण के अभियान पे निकले थे, तो उन्होंने 2 राजाओं को पराजित किया था।
दो राजाओं को पराजित किया था। किसको किसको पराजित किया था? जो वाकाटक वंश के कौन थे? महेंद्र सेन। महेंद्र सेन। और कहीं कहीं पे बुक पे महेंद्र सेन को सरबपुरी वंश का भी शासक बताया गया। ये इतिहासकारों में मतभेद है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या पूछता है। अगर वाकाटक वंश पूछता है तो वाकाटक में लगाइएगा टिक होगा। महेंद्र सेन अगर सरबपुरी में पूछता है सरबपुरी में टिक लगाइएगा, ठीक है। तो जो समुद्रगुप्त जब उत्तर भारत में जब अपन शासन का जब वो दक्षिण के अभियान पे आए थे, तो उनके सामने में मतलब दो वंश आए, तो उन्होंने दोनों को पराजित कर दिया। दोनों को पराजित करने के बाद उन्होंने क्या किया कि उनके राज्य पर मतलब दक्षिण विजय जो दक्षिण विजय का जो अभियान हुआ, उन्होंने अपने राज्य मतलब अपने राज्य के प्रति मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने राज्य में उसको शामिल नहीं किया, बल्कि उसमें मोक्ष अनुग्रह की नीति के तहत मोक्ष अनुग्रह की नीति मतलब जो भी थे उसको जैसे कि मतलब सेना सहायता देना और कर लेना, बस ये सब लेते थे समुद्रगुप्त थे, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण के अभियान में किसको किसको हराया? वाकाटक वंश को हराया और नल वंश को हराया। नल वंश कहाँ पे थे? उड़ीसा में थी। और इसमें कौन थे शासक थे? व्याघ्रराज पराजित हुए। और इसका वर्णन अपने को कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रस्ती अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रस्ती अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रस्ती अभिलेख। और इसके जो रचयिता कौन थे? इनके जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? हरिसेन थे। और हरिसेन थे प्रयागप्रस्थी। और इसको प्रयागप्रस्थी को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम क्या है? इलाहाबाद अभिलेख। क्या नाम है इसका? इलाहाबाद अभिलेख। फिर जब समुद्रगुप्त के बाद फिर ये जो दो वंश बचे, वाकाटक वंश और नल वंश, इन दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। कभी ये इनके ऊपर हमला करेगा, तो कभी ये इनके ऊपर हमला करेगा, तो कभी ये इनके ऊपर हमला करेगा, ठीक है, क्लियर है। समुद्रगुप्त ने इनको हराया, ये दो वंश को हराया, फिर ये दो वंश आपस ही में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और इनके बीच अपने को कुछ विवाह नीति तथा युद्ध नीति के भी साक्ष्य प्राप्त हो। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ क्या क्या मतलब विवाह नीति प्राप्त हुआ और क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर, नो डाउट। समुद्रगुप्त ये वाकाटक वंश के दोनों समकालीन थे। समुद्रगुप्त ने पहले इन दोनों को हराया, फिर इसके बाद इन दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। कभी ये इसके ऊपर हमला कर रहे हैं, कभी ये इसके ऊपर हमला कर रहे हैं, बस यही पिक्चर और कुछ नहीं, ठीक है। अब चलो देखते हैं ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सिक्के कहाँ से प्राप्त मिले? दुर्ग से मिले। और इसके शासन के समकालीन कौन थे? गुप्त थे और नल वंश थे। जो नल थे वहाँ का शासक कर रहे थे उड़ीसा में, और इनकी जो राजधानी थी नंदीवर्धन थी। जो प्रथम शासक कौन था? महेंद्र सेन। महेंद्र सेन मतलब प्रथम शासक नहीं था, प्रथम शासक उसका नाम था विंध्य शक्ति, ठीक है। महेंद्र सेन थे। तो महेंद्र सेन को किसने हराया था? समुद्रगुप्त ने हराया था, ठीक है। समुद्रगुप्त ने किसको हराया? महेंद्र सेन को हराया। और इसका भी कहाँ से जानकारी मिलती है? प्रयागप्रस्थी। प्रयागप्रस्थी का दूसरा नाम क्या? इलाहाबाद अभिलेख, ठीक है। फिर उसके बाद रुद्रसेन। जो रुद्रसेन थे, रुद्रसेन इनके बाद शासक बनते हैं, तथा रुद्रसेन ने क्या किया? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह किया। किससे विवाह किया? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह किया, ठीक है। और इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त। और इनकी माता का क्या नाम था? ध्रुव स्वामिनी। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थी उनकी पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, मतलब प्रभावती की माँ। और उससे कि प्रभावती से किसने विवाह किया? रुद्रसेन ने विवाह किया। लेकिन कुछ कारणवश रुद्रसेन की अकाल मृत्यु हो जाने के बाद जो राज्य का जो शासन प्रशासन था वो प्रभावती के हाथों में आ गया था, ठीक है। प्रभावती के हाथों में आ गया था, ठीक है। तथा जो उनके पुत्र थे वो कौन थे? प्रवरसेन थे। उनके जो पुत्र थे वो प्रवरसेन थे। तो प्रवरसेन के दरबार में चंद्रगुप्त जो दो द्वितीय थे उन्होंने एक कवि को भेजा। किसको भेजा? कवि को भेजा। उसने किसको भेजा? कालिदास को भेजा। कालिदास को भेजा। फिर उन्होंने जब कालिदास जब आया तो उन्होंने सरगुजा को स्वर्ग का द्वार का मतलब सरगुजा को एक सुंदरता देखकर उसने स्वर्ग का द्वार कहा। और उन्होंने क्या किया? रामगढ़ की पहाड़ी, जो रामगढ़ की जो पहाड़ी थी उसने में वहाँ उन्होंने मेघदूतम की रचना कर दी। किसकी रचना कर दी? मेघदूतम की रचना कर दी। और उसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया? मुकुटधर पांडे ने किया, ठीक है। तो एक बार और सुन लो। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थी वो प्रवरसेन के दरबार में किसको भेजे? कालिदास को भेजे। फिर कालिदास ने क्या किया? सरगुजा को स्वर्ग का द्वार का कहा। और रामगढ़ की पहाड़ी में किसकी रचना की? मेघदूतम की रचना की। और इनके जो
मेघदूतम की रचना की, और जो मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया? मुकुटधर पांडे ने किया। ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा जा चुका है। इस फैक्ट को मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि बुक में जनरली देखने को मिल जाता है, मैं आपको प्रोनाउंसिएशन करके बता दिया हूँ, ठीक है। फिर आपको इसके जो ताम्रपत्र हैं, ताम्रपत्र वो कहाँ से प्राप्त? दुर्ग के मोहल्ला ग्राम से प्राप्त हुआ, ठीक है। प्रवंश सेन द्वितीय के ताम्रपत्र, ठीक है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं नरेंद्र सेन। इसके बाद कौन शासक बनते हैं? नरेंद्र सेन। और एक ट्रिक देख लीजिए, इसको कैसे याद कर लेंगे अपन। एक ट्रिक देख लीजिए, MRP, ठीक है, MRP। तो ये हो गया मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। M से महेंद्र सेन और R से रुद्र सेन और प्रवर सेन द्वितीय, ठीक है। एक ट्रिक है, ऐसी मेरे को अभी दिखा था, मैं बता दिया आपको। फिर इसके बाद कौन से शासक आते हैं? नरेंद्र सेन। तो सबसे पहले याद रखिएगा, नरेंद्र सर को बालाघाट ताम्रपत्र में क्या बताया? मालवा तथा मैकल पर अधिकार किया, ऐसा मतलब बताया गया। किसने बताया गया? बालाघाट ताम्रपत्र में कहा मालवा और मैकल पर अधिकार किया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो नलवंशी शासक और वाकाटक वंश के जो शासक रहेंगे वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो सबसे पहले जो नलवंश के जो शासक थे भवदत्त वर्मन, उन्होंने किसको हराया? नरेंद्र सेन को हराया। जो भवदत्त वर्मन है, उन्होंने किसको हराया? नरेंद्र सेन को पराजित। इसमें नरेंद्र सेन की हार होती है और जो नलवंशी शासक रहते हैं वो जीत जाते हैं, ठीक है। और इसकी जानकारी अपने को कहाँ मिलती है? रिद्धिपुर ताम्रपत्र से प्राप्त होती है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र से प्राप्त होती है, ठीक है। और एक चीज़ और है, नरेंद्र सेन ने ताम्रपत्र में खड्गधारा जीतभुवे लिखाया था। जो नरेंद्र सेन थे उन्होंने ताम्रपत्र पे खड्गधारा जीतभुवे लिखाया था। क्या लिखवाया था? खड्गधारा जीतभुवे लिखाया था, ठीक है। नरेंद्र सेन में सिर्फ इतने ही फैक्ट है। फिर उसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? पृथ्वी सेन द्वितीय, ठीक है। पृथ्वी सेन द्वितीय। तथा जो पृथ्वी सेन जो द्वितीय थे, इन्होंने अपने पिता जो मतलब ऊपर में जो हारे हैं, मतलब कौन हारे हैं? नरेंद्र सेन के हार का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया? जो नलवंशी शासक थे उस किसके ऊपर हमला किया? अर्थपति भट्टाकर को हराया। किसने हराया? पृथ्वी सेन। और इसकी जानकारी अपने को कहाँ मिलती है? केसरी बेरा ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? केसरी बेरा ताम्रपत्र से प्राप्त होती है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन आते हैं? देवसेन। फिर देवसेन पर किसने हमला किया? नलवंशी शासक किसने किया? स्कंद वर्मन ने किया, ठीक है। स्कंद वर्मा किया। किस पे हमला किया? देवसेन पे हरा। इसी में इसकी क्या हो गई? हार हो गई, ठीक है। और इसकी जानकारी अपने को कहाँ से प्राप्त होती है? पोड़ागढ़ अभिलेख, ठीक है। फिर इसके बाद ये देख लेते हैं हरिसेन जो थे वो शासक थे। हरिसेन जो थे वो वाकाटक वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। जो वाकाटक वंश के अंतिम शासक कौन थे? हरिसेन थे। और इसकी जो अन्य तथ्य में क्या मिलता है? प्रभावती के पूना ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि वाकाटक ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। जो प्रभावती का जो पूना ताम्रपत्र से अपने को क्या प्राप्त होता है? कि वाकाटक ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तथा जो वाकाटक जो उपाधि धारण करते थे वो क्या उपाधि करते थे? महाराज। और जो गुप्त लोग उपाधि धारण करते तो महाधीराज। तो इससे भी पता चलता है कि इन्होंने जो वाकाटक वंश थे उन्होंने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगा जिसमें आपको गुप्त वंश के और फिर छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश पढ़ाया जाएगा। कैसा लगा सेशन? और अच्छा कंटेंट है, इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि ये बिल्कुल निःशुल्क, आपसे कभी भी कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसकी गारंटी है। ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का।